हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम फलाना बनेंगे, हम ढिमाका बनेंगे, लेकिन हम अपना जो गरीब जनता है, अपने जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो गरीब किसान हैं, जो लेबरर हैं, उनको भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं, उनको आहार नहीं दे पा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। ये मोदी सरकार की नीतिगत और वैचारिक विफलता दोनों दिखाता है। एडहॉक तरीके से केवल चुनाव जीतने के लिए आपने राशन भी बंटवा दिया, आपने चीज़ें भी करा दी, उनके प्रचार भी करा दिए, उनके बिल भी माफ़ कर दिए। ये केवल चुनावी मामला है। 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने अंडा बैन कर दिया। इसकी तो बात ही नहीं होती इस देश में। कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, कभी किसानों को खालिस्तानी कह दिया, कभी किसी से आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के साथ सरकार बना ली, उसके बाद उसको आतंकवाद का समर्थक कह दिया। तो आजकल तो जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं, खाना पीना, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इस पे तो बात ही नहीं होती है। बस समुदायों को लड़ाओ, अपनी सत्ता बनाओ, ये सिस्टम हो गया है। गवर्नेंस, जब किसान आंदोलन हुआ तो राहुल गांधी ने बोला था कि इसको पीछे लेना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती से साथ में खड़ी है किसानों के। तब बीजेपी वाले क्या कह रहे थे कि ये सब खालिस्तानी है। फिर उन्हीं खालिस्तानियों से उन्होंने 600 लोगों की शहादत के बाद माफ़ी मांग ली। तो क्या खालिस्तानियों के सामने उन्होंने समर्पण किया? नमस्कार, आदाब। मैं रजान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। नया भुखमरी का डेटा आ गया और उस डेटा के अनुसार जो है हिंदुस्तान 101 से 107 पे पहुंच चुका है। 121 देशों का जो भुखमरी का डेटा है, या कह सकते हैं स्टारवेशन का, उस पर एक नई रिपोर्ट आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन तमाम वादों को फिर से याद दिला दिया जो 2014 में लगातार उन्होंने कहे थे, फिर उसके बाद 19 में कहे गए। अभी जो है एक नया मुद्दा आया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चाइना, फिर उसके बाद श्रीलंका में जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, वो भी देश हमारे से इस डेटा के अनुसार बेहतर, और श्रीलंका तो कहीं बहुत बेहतर, और पाकिस्तान भी हमसे तकरीबन 8 पोजीशन जो है बेहतर कर रहा है। तो हम एक दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण होने की बात करते हैं, मगर जब डेटा आता है तो सच्चाई कुछ और है। हमारे साथ जो है जेएनयू के एक हमारे साथी है और भारत यात्री है डॉक्टर अंशुल, तो उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर ये सच्चाई किस तरह से और प्रधानमंत्री की किस तरह से विफलता दिखती। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी पूरे डेटा आया, हम लगातार पाकिस्तान में टमाटर, आलू, बैंगन और तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान इतना पीछे है हमसे, जो हमसे मुकाबला करने के पोजीशन में नहीं, मगर उसके बावजूद वहाँ का डेटा भुखमरी में 99 स्थान पर और हम लोग 107 स्थान पर पहुँच चुके। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी जो नई रेटिंग आई है, जिसके तहत हम लोग के यहाँ भुखमरी की जो संख्या है वो बढ़ गई है। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राइट टू फूड की एक बिल लाने का कोशिश किया था, भोजन का अधिकार देने का कोशिश किया था। और मैं ये स्ट्रेस करके कह रहा हूँ, भोजन का अधिकार देने की बात कही थी। तब इसका मखौल उड़ाया गया था, पार्लियामेंट में इस बिल को पेश नहीं होने दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये तो अनाज बांट के जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और इसको बड़ी मुश्किल से पास कराया गया। और तमाम जो विरोध थे उसके बावजूद यूपीए की सरकार ने और सोनिया गांधी जी ने अपनी पर्सनल एक उसको नाम देके उसको पास कराया, इसका मखौल उड़ाया गया। और आज आप देखिए कि कहाँ तो हम बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम फलाना बनेंगे, हम ढिमाका बनेंगे, लेकिन हम अपना जो गरीब जनता है, अपने जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो गरीब किसान हैं, जो लेबरर हैं, उनको भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं, उनको आहार नहीं दे पा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की नीतिगत और वैचारिक विफलता दोनों दिखाता है। और मैं इसको वैचारिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैंने राइट टू फूड पे एमफिल की है, और जो ये डिबेट हो रही थी, तो जब मिड डे मील स्कीम आई और ये सारी चीज़ें आई, तो इसको लेके लोग बोल रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं है, ये तो आप गरीबों का वोट खरीद रहे हैं। लेकिन आपके पास बड़े बड़े जेट खरीदने के पैसे हैं, आपको अरबपतियों के जो कॉरपोरेट के लोन हैं वो माफ़ करने के लिए पैसे हैं, लेकिन 2 बार दिन में यदि एक गरीब आदमी खाना खा ले, भारत का नागरिक गरीब से गरीब हो, किसी भी जगह पे हो, दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति में रह रहा हो, कोई भी आर्थिक परेशानी का सामना फेस कर रहा हो, उसको 2 बार खाना मिल जाए, उससे आपको उसके लिए पैसा नहीं। कि जब आप जन कल्याण की बात करते हो या अधिकार की बात करती हो जनता की, तो बोलते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत खतरनाक टर्म यूज़ किया है कि ये तो रेवड़ी बांटने की संस्कृति हो गई। अच्छा, जब इनको सरकार बनानी रहती है तो ये एन केन प्रकार की चीज़ें करते हैं, कोई संस्थागत तरीके से कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर कानून नहीं बनता है। एडहॉक तरीके से
केवल चुनाव जीतने के लिए आपने राशन भी बंटवा दिया, आपने चीज़ें भी करा दी, उनके प्रचार भी करा दिए, उनके बिल भी माफ़ कर दिए। ये केवल चुनावी मामला है। लेकिन जहाँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सोच थी कि उसको अधिकार के रूप में जनता को देना है, तो आपने उस पर अटैक किया। जो मैं बोलता हूँ 2004 से 9 के बीच में जो एक राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट का पूरा एक ताना बाना खींचा था यूपीए ने और मनमोहन सिंह जी ने और सब ने मिलके, कि आदमी कहीं भी पैदा हो जाए, किसी भी वर्ग में पैदा हो जाए, उसको एक अच्छा जीवन जीने का, एक बेसिक जीवन जीने का अधिकार है इस देश में, और वो सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है। तो राइट टू फूड लाया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, राइट टू वर्क के तहत एनआरईजीए लाया गया। ये सब आम लोगों को, गरीब लोगों को केंद्र में रख के अपनी सोच के लाया गया। और आज क्या हुआ है बताइए? आज बोलते हैं कि ये रेवड़ी बांटी जा रही है। तो ये उनकी जो प्रो कॉरपोरेट, प्रो अमीर जो सोच है, अरबपतियों के प्रति जो पूरी तरह ये लोग बिछे हुए समर्पित हैं, ये सोच दर्शाता है। और इसका जो दूसरा पक्ष ये है कि आप देखिए आए दिन अपनी एक वैचारिक सोच थोपने के लिए लोगों पे 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने अंडा बैन कर दिया। अब ये इतना अनसाइंटिफिक चीज़ है। वैज्ञानिक रूप से अंडा जो है वो एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स है जो गरीब लोग आसानी से ले भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। लेकिन आपने उन अपनी आइडियोलॉजी के चलते कि भाई हमें सबको शाकाहारी बनाना है, और आपके मन में बैठा हुआ है कि शाकाहारी जो है वो ऊपर है और मांसाहारी जो है वो कहीं ना कहीं नीचे, क्योंकि आपकी वैसी सोच बन गई है, तो आपने अंडा बैन करा दिया। जो गरीब बच्चों का सबसे आसान तरीका था प्रोटीन का, वो आपने बैन कर दिया। उसके ऊपर आप आवाज़ उठाते हो, उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। तो ये सब चीज़ें तो होनी है। फिर तो हमारा जो मेल न्यूट्रिशन है, हमारी भूखमरी है, वो बढ़नी है। तो ये वैचारिक रूप से, नीतिगत रूप से और राजनीतिक रूप से, तीनों तरीके से ये जो मोदी सरकार और संघ की जो विफलता है वो दर्शाता है। अब आप जैसे देखिए, नेपाल में कोई हमसे ज़्यादा अमीर लोग थोड़ा ना, या पाकिस्तान में, अभी श्रीलंका में इतनी बुरी हालत है, लेकिन पौष्टिक आहार उपलब्ध कैसे है? क्योंकि वो बेमतलब में कभी कहीं अंडा बैन कर देना। क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा है कि आपको सबको जो है वेजिटेरियन बनाना है, शाकाहारी बनाना है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक आबादी मांसाहार करती है। तो ये ना केवल एक साइंटिफिक रूप से गलत है, लेकिन ये अनडेमोक्रेटिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है कि एक माइनॉरिटी अपना कल्चर जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके दूसरों पे थोप रही है, और उसके तहत जो गरीब आदमी है उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको आहार नहीं मिल रहा है, उसको पौष्टिक जो चीज़ें चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। और इससे पूरे दुनिया में भारत देश की बदनामी हो रही है कि आप नेपाल से पीछे हो गए, बांग्लादेश से पीछे हो गए, पाकिस्तान से पीछे हो गए। तो ये तीनों फ्रंट पे जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी का फेलियर है, ये दर्शाता है और बहुत दुखद है। और मेरे को लगता है कि हमें वापस से राइट्स बेस्ड एक मॉडल, ये कहते हैं इंडिया फर्स्ट, हम कहते हैं गरीब फर्स्ट। गरीब पहले आए, शोषित पहले आए, जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए वो लोग आए, महिलाएं पहले आए, और राइट्स बेस्ड एक फिर से हम लोग एक ताना बाना खींचें। गवर्नेंस, अब गवर्नेंस की तो बात ही नहीं होती इस देश में। कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, कभी किसानों को खालिस्तानी कह दिया, कभी किसी से आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के साथ सरकार बना ली, उसके बाद उसको आतंकवाद का समर्थक कह दिया। तो आजकल तो जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं, खाना पीना, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इस पे तो बात ही नहीं होती है। बस समुदायों को लड़ाओ, अपनी सत्ता बनाओ, ये सिस्टम हो गया है। गवर्नेंस पे यदि बात करने लगे तो इनकी सरकार तो 5 दिन नहीं रहेगी, लेकिन ये अपने गोदी मीडिया और कॉरपोरेट जो इनके लोग हैं, उनके पैसे के तहत दंगा करा रहे हैं और चुनाव लड़के जीत रहे हैं। और नतीजतन आप देख रहे हैं कि आम आदमी का आज न्यूट्रिशन लेवल गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक कि हम राजनीति की शर्तों को नहीं बदलेंगे। वापस से अधिकारों की भाषा को केंद्र में लाएं, वापस से गरीब आदमी, आमजन, इनको जब तक राजनीति के केंद्र में नहीं लाएंगे, जो कि राहुल जी की भी सोच है, तब तक ये निरंतर भारत को इसी तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि जो ग्लोबल जो पूरा सिस्टम है, जो यूएन है, जो सारी वैश्विक संस्थाएं हैं, वो कोई गोदी मीडिया देख के थोड़ी ना असेसमेंट बनाती हैं भारत का, कि आपने जी न्यूज़ में डीएनए टेस्ट देख लिया और किसी का पोल खोल देख लिया, और ये सारा जो नैरेटिव है कि भैया कल को तो इनके मीडिया वाले आके ये कहना चालू कर देंगे कि अरे भोजन के आहार की रिपोर्ट ही गलत है, हमारे यहाँ कुपोषण है ही नहीं। है कि बायसनेस इंडिया के खिलाफ। हाँ, वो हर चीज़ में उनको, ह्यूमन राइट्स में भी बायस दिख रहा है, उनको ये पौष्टिकता की कमी में भी जो है बायस दिख रहा है, उनको हर चीज़ में बायस दिख रहा है, उनको मीडिया फ्रीडम लोग मना कर रहे हैं। अभी
ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा और जुबैर को जो है नोबेल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया, तो वो भी नोबेल में भी बायस है। बस इनमें बायस नहीं है, ये सार्वभौमिक दृष्टि लेके श्रीहरि पैदा हुए हैं और बाकी सब बायस है, बाकी सबका एजेंडा है, मोदी जी तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो बकवास बातें हैं, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो वो सच्चाई है। सच्चाई को आप कब तक छुपाएंगे? कब तक अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, अपने चमचों के थ्रू कब तक छुपाएंगे? और इसकी कीमत अंत में चुका कौन रहा है? आपकी सरकार तो बन रही है, और जनता का क्या हो रहा है जो EMI पे के ला रही है ना इस सरकार को। चुन के, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब चुनाव में आप जाएंगे तो हम आज भी बहुसंख्यक जनता जो है उनके खिलाफ है, उनको कोई 51-55%, 60% वोट तो मिल नहीं रहा है। हाँ, जन समर्थन हासिल है, लेकिन जन समर्थन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति की शर्तें बदलनी है। जन समर्थन किन शर्तों पे हासिल? ये क्या राजनीति है? और क्या जो आज वोट दे रहा है वो पछता नहीं रहा है? क्या उसको 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है? क्या उसके बच्चे के लिए जो वो पढ़ाने के लिए, जो उसको घर चलाने के लिए जो पैसा था, वो सुलभ तरीके से उपलब्ध है? यही जो चीज़ें हैं, इन्हीं को बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा भी हो रही है। और देश में जितने तरक्की पसंद लोग हैं, जनतंत्र पसंद लोग हैं, उनको एक होने की ज़रूरत है। और सरकार के साथ जो ये राजनीति की शर्तें हैं, जो ये लड़ा के भिड़ा के सत्ता बनाना, नफरत फैला के सत्ता के लाने की जगह गवर्नेंस के मुद्दों को, आम जन के मुद्दों को केंद्र में लाना ज़रूरी है। जैसे राहुल गांधी जी ने कल बल्लारी में कहा, लाखों की संख्या थी, उसमें कहा कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। फिर उसके बाद आके अशोक गहलोत ने कहा कि फासिस्टवादी सरकार है। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि इनके खिलाफ अगर कोई अच्छी पार्टी आती है या अच्छी सरकार आती है तो उनको तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो EVM को लेकर सवाल है, राहुल जी और तमाम विपक्षी लीडर कह रहे थे। तो सवाल ये है कि 2024 से पहले क्या ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठे होकर या राहुल जी के नेतृत्व में अकेले ही ये सरकार के खिलाफ मतलब मजबूत है कि लड़ सके पूरा? देखिए, मेरे को लगता है कि अब जनता खड़ी होगी इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि जिस कदर इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है और मिस गवर्नेंस किया है, मिडिल क्लास जनता भी और आम जनता भी बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है पक्ष छोड़िए, जितने सारी पार्टियां हैं उनको जनता ही विवश करेगी साथ में आके ये जो दमनकारी शासन है उसको हटाने का, और एक सकारात्मक राजनीति हो। देखिए, पक्ष विपक्ष राजनीति में चलता है, कभी कोई सरकार में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है, जिन शर्तों पे राजनीति हो रही है, वो हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं। क्योंकि जो अपने आप में लिंकन ने कहा था, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो जो देश आपस में ही लड़ रहा है वो क्या विश्वगुरु बनेगा? लेकिन आज सवाल ये है कि आपके बच्चे के लिए जो आपको चीज़ें उपलब्ध करानी है, क्या आप करा पा रहे हैं? क्या आप जिन शर्तों पे 2004 से 14 तक आप EMI पे आपने जो है घर भी ले लिए, अपने लोन भी चुका दिए, आपने बाइक भी ले ली, आपको 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा लगता था, आपको 400 से यदि 450 हो जाता था गैस का सिलेंडर तो महंगा लगता था, आज 1000 रुपये पे ये सारे मीडिया वाले जो कॉरपोरेट चला रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अडानी जी का तो बहुत पैसा बढ़ गया है, वो दुनिया के दूसरे तीसरे पहले पता नहीं कितने अमीर आदमी बन गए हैं। जबकि कोविड हुआ, जबकि मंदी आ रही है, जबकि दुनिया में सारी परेशानियां हैं, उनके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नौकरी जा रही है, आपके बच्चों को जॉब से निकाला जा रहा है, आपको वर्क फ्रॉम होम देके आपका पैसा कम करा जा रहा है। तो ये कौन मजे ले रहा है ये पूरे तंत्र के, और कौन उस मीडिया को चला रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और चल रहा है कि आंधी में तूफान में राहुल गांधी मैदान में, कल से ये बहुत प्रचलित हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के साथ, चूंकि आप लोग तकरीबन 40 दिन से चल रहे हैं, 39वां आज का यात्रा है, तो राहुल गांधी इस पूरे यात्रा से कितने जनता के उन मुद्दों को जनता से कनेक्ट करने में सक्षम हो रहे हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल सक्षम हो ही रहे हैं। उन्होंने उसके पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम आवाज़ जनता की उठा नहीं रहे थे, भले ही वो पार्लियामेंट हो, भले ही वो मीडिया हो, भले ही वो सड़क हो। राहुल गांधी लगातार जो लोगों के मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, जनहितकारी मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, उन्होंने हमेशा से उठाया है। ये उनका इतिहास रहा है। भट्टा परसौल में किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव जाने वाली थी तो उसके खिलाफ पहला आदमी राहुल गांधी था जो लड़ रहा था। जब किसान आंदोलन हुआ तो राहुल गांधी ने बोला था कि इसको पीछे लेना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती से साथ में खड़ी है किसानों के। तब बीजेपी वाले क्या कह रहे थे कि ये सब खालिस्तानी है। फिर उन्हीं खालिस्तानियों से उन्होंने 600 लोगों की शहादत के बाद माफ़ी मांग ली। तो क्या खालिस्तानियों के सामने इन्होंने समर्पण किया मोदी जी ने? ये जो फालतू बातें हैं, राहुल गांधी जी सकारात्मक राजनीति करते हैं, वो द्वेष की राजनीति नहीं करते, विभाजन की राजनीति नहीं करते हैं। वो बंदा जब पहले दिन आया
पहले दिन से राजनीति के उसके केंद्र में आम आदमी, गरीब आदमी, महिला और जो शोषित है वो है। वो उसका सिग्नेचर क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है पिछले, आप उनका जो राजनीतिक जीवन देखेंगे, एनआरईजी है, 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसपे बहुत अच्छी पिक्चर भी आई इरफान खान की, आपने देखा होगा कि एक गरीब आदमी भी, एक आम परिवेश से आने वाला आदमी का बच्चा भी आज बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। उसमें कमियां हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो कानून तो लाए, वो सोच तो थी। ये वाली सरकार तो जो है, आप यदि जन कल्याणकारी कुछ करते हो तो बोले रेवड़ी बांट रही है। तो ये फर्क है। राहुल गांधी, आप उनके खिलाफ हजारों करोड़ रुपए करके खर्च करके उनकी आप इमेज गिराई है, उनकी छवि बिगाड़ी है, लेकिन वो बंदा गरीब आदमी के लिए, आम भारतीय के लिए बोलता रहा था, वो वैसे कानून लाया करता था, वो आगे भी बोलता रहेगा। मोदी जी को इस पूरे हंगर इंडेक्स पर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये जो फालतू की चीज़ें हैं कि आप किसी पे शाकाहार थोपेंगे, अंडे बंद करेंगे, जो सुलभ रूप से उपलब्ध प्रोटीन के सोर्स हैं, उनको बंद नहीं करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। और जन कल्याण पे विमर्श होना चाहिए और नीतियाँ बननी चाहिए। जैसे मिड डे मील स्कीम है, उसमें कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस पर कितने स्कैम हो रहे हैं, हर जगह आपको दिखता है। तो उसका ठेकाकरण बंद होना चाहिए और सरकार को ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भारत में यदि बच्चा पैदा होता है, हम बोलते हैं कि भारत में यदि मैं पैदा हूँ तो मेरा सौभाग्य है, और आज भारत में पैदा हुआ बच्चा जो है वो भुखमरी का सामना कर रहा है, कुपोषण का सामना कर रहा है। ये कैसा सौभाग्य है? तो यदि हम मानते हैं, जो कि हमारे को गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए, हम भारतीय हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो हमें भारत में पैदा हुए हर बच्चे के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो भरपेट खाना खाए, उसी से उसका बौद्धिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा और आगे जाके वो देश के निर्माण में भी अपना सहयोग दे पाएगा। तो लगातार जिस तरह से नए अपडेट्स आए और हंगर इंडेक्स की इन तमाम रिपोर्ट को भाजपा ने कहा कि बायसनेस किया जा रहा है, मगर जो है फिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को वो लगातार प्रशंसनाएं कर रहे हैं और लगातार उनकी जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अब देखते ये है कि इस सवाल के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है और जो रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ इनका क्या तंत्र चलता है और उसको किस तरह से भटकाया जाता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।